हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नाविका डागर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लॉ ऑफ इक्विटी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पीसीएसजे का एग्जाम जो डिले हो गया है, पोस्टपोन होकर 6 दिसंबर में चला गया है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अच्छे से इक्विटी एक्ट को और ट्रस्टशिप एक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी लॉ। ठीक है, जो कि क्या है, आधारभूत सूत्र हैं किसके, साम्य के। ओके, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में जब मैंने एमसीक्यू की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इक्विटी क्या है, एक साम्य है, एक बराबर रखने वाली बात है कि एक अगर लो है तो लो में हम क्या करेंगे, समान बनाएंगे, हम समतल बनाएंगे। ठीक है, तो समतल या समान बनाने वाली बात को क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। समानता के बारे में बात करता है इक्विटी, जो कि कहां से होता है निर्धारित, कहां से किया जाता है, अंत्य मन से किया जाता है। ठीक है, कहां से है वो, हमारे गुण कंसाइन से लिया गया है। ओके, और उसके बाद मैंने आपको एक दो डेफिनेशन भी बता दी थी कि मेटलैंड क्या कहते हैं। मेटलैंड कहते हैं कि जो साम्य का जो आगमन हुआ है, इक्विटी का जो आगमन हुआ है, वो विधि को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसको पूरा करने के लिए हुआ है। कि जहां भी इन्फ्रिंज कर जाते हैं, दो लो इन्फ्रिंज कर जाते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, हम वहां पर समानता बनाएंगे। समानता कैसे बनाएंगे भाई, गुड कंसाइंस से। न्यायालय और जजेस क्या करेंगे, अपना सिद्ध विवेक का प्रयोग करेंगे और उन्हें समान बनाएंगे, है ना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आधारभूत सूत्र, जो कि टोटल 12 हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विटी एक्ट में से, वो इन 12 आधारभूत सूत्र के अंदर से या फिर एक दो डेफिनेशन के अंदर से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई इसका ना तो कोई एक्ट है, ना ही कोई अधिनियम है, ना ही इसके कहीं से यहाँ ये कोई भी कोडिफाइड किया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मैक्सिम्स है, टोटल मैंने बता दिया आपको कितने हैं, 12 हैं। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कि इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। कि साम्य क्या, साम्य किसी को भी, किसी भी अपकृत्य को, किसी भी क्या, किसी भी दोष को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। आपने टोर्ट पढ़ा है तो टोर्ट में आपने हमेशा पढ़ा होगा कि क्या कहता है, ओबिजस इबी रेमेडियम, है ना। कि जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार भी है। अगर आप लो ने आपको कोई राइट दिया है तो उसके साथ साथ में उसके लिए रेमेडी भी प्रोवाइड की हुई है कि अगर हमारे किसी राइट का, फंडामेंटल राइट का हो या फिर किसी भी राइट का अगर उल्लंघन कर दिया जाता है तो क्या देगी, लो उसका उपचार भी देगी, है ना। तो इक्विटी यही बात कहता है। इक्विटी बात पहले ही किसकी बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है। तो इक्विटी कहता है कि इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। कि साम्य किसी भी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा, है ना। कि जहां पर किसी अधिकार में हस्तक्षेप किया जाता है, किसी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, उसके लिए उपचार भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ओबिजस इबी रेमेडियम के सिद्धांत पर ये पहला मैक्सिम है। ओके, और इसका सबसे बढ़िया केस तो आपको पता ही होगा, टोर्ट में एसबी वर्सेस वाइट का केस है, जहां पर क्या होता है, उसे वोट डालने से रोक दिया जाता है। तो उसका क्या हुआ भाई, लीगल राइट का इन्फ्रिंज तो हुआ है ना, लीगल राइट का उसका उल्लंघन हुआ है, उसके अधिकार का उसे प्रयोग नहीं करने दिया, तो उसे कंपनसेशन दिलाया गया था, है ना। तो चलिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट मैक्सिम कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। अब अगर हम ये देखें कि कहां पर इसका प्रयोग किया गया है लो में, तो हम देखेंगे कि जो हमारा एसआरए एक्ट है, एसआरए एक्ट में जो हमारा विलेखों का परिशोधन होता है, जहां पे परिशोधन की बात की गई है कि भाई अगर तुम्हारी कोई गलती हो गई है ना, अगर तुमने कोई दस्तावेज दिए, कोई डॉक्यूमेंट दिए और उनमें कोई गलती हो गई है, तो उसे गलतियों को तुम सुधारने के लिए तुम्हें राइट दिया गया है। कहां पर दिया गया है, सेक्शन 26 ऑफ एसआरए एक्ट में। ओके, इसी तरीके से सेक्शन 34 किसकी बात करता है, अधिकारों की या किसी स्टेटस की घोषणा की बात करता है ना। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद में न्यास ट्रस्टशिप एक्ट में दिया हुआ है कि हम अगर किसी को ट्रस्ट बना देते हैं, ट्रस्टी बना देते हैं, कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे देंगे, तो उसकी मान्यता की बात करता है, उसके निष्पादन की बात करता है। और हमारा सीपीसी में हो गया सेक्शन 151, जो किसकी बात करता है, अंतर्निहित अधिकारिता की बात करता है,
न्यायालय के। ओके, तो ये जो सब है, ये जो सारे सेक्शन हैं वो किससे रिलेटेड हैं? हमारे फर्स्ट वाले सूत्र से रिलेटेड हैं कि साम्य किसी अपकर्त्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा मैक्सिम 2, जो कि बात करता है इक्विटी फॉलोज द लॉ, कि साम्य क्या करता है? साम्य किसका अनुसरण करता है? कि भाई साम्य विधि का अनुसरण करता है। ये नहीं है कि साम्य बिना विधि के नहीं चलता है। साम्य जो चलेगा किसका अनुसरण करके चलेगा? हमारे विधि का ही अनुसरण करके चलेगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि साम्य और सामान्य विधि दोनों में प्रारंभ से ही इन दोनों में क्या है? गहरा संबंध है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये इन दोनों में क्या है भाई? संबंध है। और क्या करता है? साम्य हमेशा क्या करता है? साम्य हमेशा ही विधि का अनुसरण करता है, ना कि विधि से अलग नहीं जाता है, विधि के साथ साथ ही रहता है, उसे फॉलो ही करता है। ओके, अब इस वाले का कहाँ पे यूज हुआ है? अगर हम ये देखें कि हमारा सेकंड मैक्सिम्स है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन यही पूछता है कि कहाँ पर ये अगर मैक्सिम है तो इस मैक्सिम का कहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो हमारे जो है ये लिमिटेशन एक्ट में इसका यूज किया हुआ है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में क्या है? साम्य इक्विटी की बात कर रहे हैं कि भाई कि सबको क्या मिलना चाहिए? सबको उपचार मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो उसके बाद में उन्होंने एक टाइम पीरियड बता दिया कि भाई तुम इतने टाइम पीरियड के अंदर ही क्या कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो, है ना? उपचार दिला रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए उपचार दिला रहा है। तो साबित हो गया साफ साफ कि क्या कर रहा है? इक्विटी क्या कर रही है? लॉ को फॉलो कर रही है। ओके, और इसी के साथ ही भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम में भी है और भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1890 में भी इसका यूज किया गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड मैक्सिम। उसके बाद में है थर्ड, जो कहता है कि भाई ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि अगर तुम किसी से चाहते हो कि कोई हमारे साथ में साम्य बरते, अगर हम किसी से चाहते हैं कि हमारा सामने वाला बंदा हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, तो पहले हमें भी तो उसके साथ में अच्छा बिहेव करना होगा ना, तभी तो सामने वाले से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यही हमारी थर्ड मैक्सिम कहती है कि अगर तुम किसी से साम्य चाहते हो, किसी से इक्विटी चाहते हो, तो आपको भी भाई साम्य का पालन करना होगा, है ना? कि अगर आप किसी से समानता चाहते हो, किसी से अच्छा बर्ताव चाहते हो, तो आपको पहले अच्छा बर्ताव उसके साथ में करना होगा। इसे हम पारस्परिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ओके, और इसका यूज कहाँ पे किया गया है? इसका यूज हम सबसे पहले तो देख लें कहाँ पर भाई, जो हमारा मीडिएशन में भी यूज किया गया है ना? निर्वाचन कहाँ पर है? सेक्शन 35 ऑफ टीपी एक्ट, वहां पर इसका यूज किया गया है। और मॉर्गेज में यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया है? मैक्सिम 3 का यूज किया गया है कि भाई अगर तुम किसी से साम्य चाहते हो, किसी से इक्विटी चाहते हो, तो आपको भी सामने वाले बंदे के साथ में इक्विटी बरतनी होगी। और ये साफ साफ कहा गया है सेक्शन 30 ऑफ एसआरए एक्ट में कि साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना भी होगा। ठीक है, अगर आपने किसी से कोई फायदा लिया हुआ है तो आपको, अगर आप किसी संविदा का भी खंडन कर रहे हो, तो भाई पहले जो फायदा लिया हुआ है उसे लौटा भी दो, है ना? ओके, चलिए इसके बाद में है हमारा मैक्सिम 4, जो बात क्या कहता है कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छातों में से आना चाहिए। क्लियर बात है भाई कि अगर कोई भी न्यायालय में जाता है, इक्विटी की मांग करता है, इक्वेलिटी की मांग करता है, तो क्या करना पड़ेगा? आप स्वच्छ हाथों से जाओगे, साफ हाथों से जाओगे, क्लियरली जाओगे, है ना? कोई फ्रॉड नहीं लेके जाओगे, कोई कपट नहीं करोगे। कहता है मैक्सिम 4 कि he who comes into equity must come with clean hands, कि भाई जब तुम न्यायालय में न्याय मांगने के लिए आओगे तो स्वच्छ हाथों आना चाहिए, निर्दोष होकर आना चाहिए। ये नहीं है कि तुमने सदोष कार्य किए हुए हो और आप आके क्या मांग रहे हो? इक्विटी मांग रहे हो। ठीक है, अब ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है इक्विटी एक्ट का हमारा, ट्रस्ट एक्ट का हमारा सेक्शन है 23, जो किसकी बात करता है? बात करता है दायित्व की, कि लायबिलिटी क्या होगी? जो ट्रस्टी होगा, जिसको हमने अपने ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी दी है, उसकी लायबिलिटी की बात करता है सेक्शन 23। ओके, और इसी के साथ में एसआरए एक्ट के हमारे सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 20। ओके, ये है। और इसी के साथ है सीपीसी में हमारा सेक्शन 23 भी है, जो कि वादों के प्रत्याहरण की, मतलब वापस लिया जाना की बात करता है। ठीक है,
और है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 भी है, जो कि दृश्यमान स्वामी के द्वारा अंतरण कर दिया जाता है, तो इसकी बात कर रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा मैक्सिम 5, जो किसकी बात कर रहा है कि डिले डिफीट्स इक्विटी। भाई अगर तुम ज्यादा देर कर दोगे, ये थोड़ी ना है तुम सो के जागोगे। अब लोग अब तुम्हारा साथ देगा तभी तो देगा कि आप जगे हुए हो, है ना। आपको पता है कि आपका राइट है, भाई आपका राइट इन्फ्रिंच हो गया है, आपके राइट का उल्लंघन हो गया है, और आप कोर्ट में गए कि भाई सर मेरे राइट का उल्लंघन हुआ है, तो तभी तो आपको न्याय देगा ना न्यायालय। ये थोड़ी ना आप सो के जाग रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है भाई कि मेरा कोई राइट भी था और वो इन्फ्रिंच हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो कहता है कि डिले डिफीट्स इक्विटी, कि अगर आप बहुत ज्यादा देर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कर देगा, विलंब क्या कर देगा, साम्य को विफल कर देता है ना। कि विलंब क्या कर देता है, अगर आप ज्यादा देरी करते हो तो साम्य को वो विफल कर देता है। अगर आप किसी ट्रेन को पकड़ने जाते हो और आपने ज्यादा देरी कर दी तो ट्रेन तो भाई निकल गई, है ना। तो इसी तरीके से विलंब है कि आपने देरी कर दिया, आप कोर्ट में जा रहे हो भाई अब न्याय मांगने, तो कोर्ट तो कहेगा नहीं कि तब से कहां पर सो रहे थे आप लोग, है ना। तो कहता है कि न्यायालय किसकी मदद करता है, न्यायालय जागरूक लोगों की मदद करता है, आलसियों की नहीं करता। ठीक है, अगर आप अनावश्यक विलंब से उपचार मांग रहे हो तो वो आपको उपचार देने से मना कर सकता है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कहां पर, हमारे लिमिटेशन एक्ट में, जहां साफ साफ कहता है कि अगर आप एक केस है तो उसके लिए 3 साल है, तो भाई 3 साल के अंदर ही आओगे। उसके बाद में अगर कोई बहुत जरूरी कॉज था, आपने वो दिखा दिया, तो आपको न्यायालय आपकी बात मान सकता है, अदरवाइज वो आपको मना कर देगा। और जैसे कि अपील के बारे में बात करता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपको अपील करनी है तो 90 दिनों के अंदर करोगे, 90 दिनों से बाद में करोगे तो वो मना कर देगा आपको, है ना। तो ये सभी क्या है, मैक्सिम 5 के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हमारी 6 मैक्सिम, जो बात करता है कि इक्विटी इज इक्वेलिटी, कि समता ही क्या है, समता ही साम्य है, कि जो समानता है वही क्या है भाई, वही हमारा साम्य है। क्योंकि इक्विटी किसकी बात करता है, इक्विटी तो ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ लिया कि साम्य किसकी बात करता है, समानता की बात करता है, समतल बनाने की बात करता है कि भाई अगर 2 पार्टी आपके पास में आ रही है कोर्ट में, तो आप दोनों पार्टी के साथ में एक जैसा ही बिहेव करोगे, है ना। ये नहीं है कि आप एक तरफ बहुत ज्यादा उसका फेवर ले रहे हो और दूसरी तरफ वाले के साथ फेवर नहीं ले रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, समता ही क्या है, साम्य है। ठीक है, और कहां पर है, हमारे सेक्शन है कुछ, जैसे टीपीए का हमारा सेक्शन हुआ 89, 82, और अपना ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 43, 61, 70, 146 एंड 147। इसी तरीके से हमारा सीपीसी का भी है सेक्शन 73, और हमारे ट्रस्ट एक्ट का है सेक्शन 27। ओके, तो ये हुए हमारे कुछ 6 मैक्सिम मैंने आपको आज करा दिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट वाली 6 मैक्सिम भी करा दूंगी, जिसमें हमारे लॉ ऑफ इक्विटी के सारे ही मैक्सिम कंप्लीट हो जाएंगे और ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस इक्विटी वाला कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कहां से पूछता है, इक्विटी से पूछता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक लेक्चर चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।